बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, पहले तो आपको ये बताऊं कि कुछ थोड़ा प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो चेंज किया है। ये किसी क्राइम की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये आपके साथ आज के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अंदरून शहर लोहारी गेट जो है वहाँ पर कुछ माजी में जो ऐसे करैक्टर पैदा हुए हैं, नटोरियस करैक्टर के मतलब मैं बताऊं कि जिन्होंने ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब की सतह पर टॉप 10 में जो है वो अपनी जगह बनाई। वो बदमाशी हो, मंशियात फरोशी हो या दीगर जुराइम हो, उस हवाले से ऐसे किरदार जो है यहाँ पर पैदा हुए। और उन किरदारों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आज भी पुलिस का रिकॉर्ड जो है उनके जुराइम से, उनकी तफसीलात हैं जुराइम की, उनसे भरा पड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरून शहर का बड़ा मशहूर व मारूफ दरवाज़ा है लोहारी गेट। तो लोहारी गेट के बाहर मैं इस टाइम मौजूद हूँ, वहाँ पर खड़े होकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वैसे तो 12 दरवाज़े यानी कि अंदरून शहर, जिसको स्पेसिफ़िकली 12 दरवाज़ों का नाम दिया जाता है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो हैं पैदा हुए, बड़े बड़े सियासी लोग पैदा हुए, बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े क्रिमिनल्स और बड़े बड़े रफ़ाही कामों में हिस्सा लेने वाले लोग जो है यहाँ पर पैदा हुए हैं। लेकिन जिन किरदारों की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उसमें एक किरदार जो है वो किरदार है एक बानो सूतरवाली का किरदार। बानो सूतरवाली जो थी वो अंदरून लोहारी गेट की रिहायशी थी। 5 बेटे थे उसके, और उन्होंने ना सिर्फ मंशियात फरोशी बल्कि बदमाशी में जो था वो उसके बेटों ने जब कदम रखा तो उसने बड़ा नाम कमाया यहाँ पर। और ये नाम कमाना कोई इज़्ज़त की बात नहीं है कि जिस उसने फील्ड में नाम कमाया, ये एक नटोरियस करैक्टर थे यहाँ के। तो बानो सूतरवाली के मुतल्लिक मैं आपको बताऊँ कि ये एक ऐसी खातून थी जिसके मुतल्लिक BBC वर्ल्ड जो थी उसने भी एक स्टोरी की थी, क्योंकि मंशियात फरोशी के हवाले से बानो सूतरवाली का किरदार जो है वो लाहौर में किसी से ढका छुपा नहीं है, बल्कि लाहौर क्या पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में भी अगर बात होती है, जो पुराने लोग अब भी ज़िंदा हैं वो भी बानो सूतरवाली को जानते हैं कि उसका मंशियात फरोशी के हवाले से क्या किरदार था। वो एक खातून तो ज़रूर थी, लेकिन उसके मुतल्लिक ये कहते हैं कि उसके अंदर तमाम तर मर्दाना वार खसूसियात जो थी वो मौजूद थी। वो किसी बदमाश से कम नहीं थी। कोई पुलिस वाला रेड करता, कोई बदमाश होता तो वो उनको उनके मुताबिक ही आगे से उनको टक्कर दिया करती थी। इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ मैं आपको बताऊं कि पूरे का पूरा ख़ानदान जो था वो मंशियात फरोशी में मुलव्वस था, और इनके ख़िलाफ़ तकरीबन कोई 100-125 के करीब मुकदमात जो हैं वो थाना लोहारी गेट है, यहाँ से चंद कदम के फासले पर, सड़क यहाँ से अगर क्रॉस की जाए बाहर निकल कर तो यहाँ पर थाना लोहारी गेट है। वो भी बड़ा पुराना थाना है, बड़ी पुरानी तारीख़ है उसकी। तो वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ कुछ 100-125 मुकदमात जो हैं वो मंशियात फरोशी और दीगर जुराइम के जो हैं वो दर्ज हैं। इस खातून के मुतल्लिक BBC वर्ल्ड ने जब एक स्टोरी की तो उनका ये कहना था कि लाहौर में या पंजाब में कह लें या पूरे पाकिस्तान में भी आप कह लें कि अगर किसी की मंशियात जो है वो नहीं बिकती, और अगर बिक रही है तो वो एक ये बानो सूतरवाली होती थी, जिसकी मंशियात जो है वो कभी नहीं रुकी, हमेशा से बिकती ही गई है। पुलिस ने बहुत मरतबा रेड भी किया यहाँ पर, और रेड करने के बाद कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई, उनके करिंदों को भी गिरफ़्तार किया गया, बानो भी कई मरतबा वहाँ पर गिरफ़्तार हुई। लेकिन उस रेड के चंद घंटे बाद मंशियात फरोशी दोबारा ही शुरू हो जाया करती थी। और मंशियात फरोशी कहते हैं कि इस तरह से हुआ करती थी जैसे किसी मज़ार पे, किसी दरबार पे या किसी चौक में कोई लंगर बांट रहा हो। इस तरह से मंशियात फरोशी होती थी। बानो सूतरवाली की कुछ पुलिस वालों के साथ सेटिंग भी हुआ करती थी, और जब सेटिंग होती थी तो रेड से पहले उनको इत्तला मिल जाया करती थी, और वो अपना कह लें कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए या महफूज तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किया करती थी। बानो सूतरवाली के अब मैं आपको बताऊं कि बेटों के मुतल्लिक़, इसके 5 बेटे थे बानो सूतरवाली के। एक जो बेटा था वो इत्तफ़ाक़िया तौर पर घर की छत से गिरकर हलाक हो जाता है। अब इसके बाकी के 4 बेटे, जिसमें एक बेटा रिज़वान उर्फ़ पत्तो, दूसरा बेटा जो है उसका नाम अपना रेहान उर्फ़ नानी, एक बेटा कमाल उर्फ़ पीची, और एक बेटा जो है उसका नादू। ये 4 बेटे इसके बाकी बच जाते हैं। अब
इनके मुतल्लक आपको बताऊं कि उस दौर में जब मंशियात फरोशी हुआ करती थी तो पैसों की बड़ी अहमियत हुआ करती थी और पैसों की इनको कोई कमी नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से इनको ना तो किसी के आगे कोई हाथ फैलाने की ज़रूरत होती थी, ना ये किसी के मरूने मिन्नत होते थे। पैसे खर्च भी किया करते थे और इनको बदमाशी का बड़ा शौक़ था। इनके चारों जो बेटे थे उनके मुतल्लक मैं आपको बताऊं कि इन्होंने लाहौर शहर में बड़े बड़े बदमाश हुए हैं, बड़े बड़े नामवर बदमाश हुए हैं, लेकिन इन्होंने किसी के आगे भी घुटने नहीं टेके, यानी कि किसी को भी इन्होंने नहीं माना। अगर किसी ने इनसे कोई बात की है, किसी के साथ खै बखै हुई है, किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, तो ये एक लम्हे से पहले उनके साथ सीधे हो गए हैं और गोली एक दूसरे पर इस तरह से चलाते थे जैसे कि किसी दूसरे को वो अपना जानी दुश्मन समझते हों। किसी की इनकी किताब में किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं थी। अगर पुलिस मुकाबलों के हवाले से अगर मैं बताऊं कि कहीं पुलिस के साथ आमना सामना इनका हो जाता तो पुलिस पर गोली चलाने से भी गुरेज नहीं किया करते थे। आबिद बॉक्सर लाहौर पुलिस बल्कि पंजाब पुलिस का एक बड़ा नामवर किरदार है जो माजी में रह चुका है, पुलिस मुकाबलों के हवाले से भी आप कह लें। और मतलब कि आबिद बॉक्सर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उसके हवाले से बताऊं कि एक दफ़ा इनका जो एक बेटा है रिजवान पत्तो, बानो मंशियात फरोश का, बानो सूतरवाली का, ये अंदरून शहर का एक इलाका है रंग महल, वहाँ पर आबिद बॉक्सर के साथ भी उसका पुलिस मुकाबला हुआ और उसने वहाँ पर भी गोली चलाने से दरेग नहीं किया। इसी तरह और भी कई पुलिस मुकाबले हैं इनके। और इसमें रेहान नानी वाला जो इनका बेटा है उसके मुतालिक बताऊं कि वो भी बदमाशी में पूरे पैर रखता था, किसी को नहीं मानता था और उसने आप कह लें कि कई लोगों को कत्ल भी करवाया। अंदरून लोहारी गेट का ही एक बड़ा मशहूर व मारूफ किरदार जिसने टॉप 10 में अपना नाम बनाया और तलबा सियासत के हवाले से उसको आज भी याद किया जाता है, उसका नाम लिया जाता है। वो भी बदमाशी की दुनिया में टॉप 10 में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो आतिफ चौधरी का एक किरदार है। आतिफ चौधरी जिसका नाम एक दौर में सुनते हुए लेते हुए उसके मुखालफीन जो थे वो कांपते थे और अगर किसी जगह पर किसी झगड़े पर या किसी भी काम में आतिफ चौधरी का नाम आता था तो आतिफ लोग जो हैं वहाँ से अपनी जगह छोड़ देते थे और उस मामले से दूर हो जाया करते थे। आतिफ चौधरी का एक यार था आलू, उसका ताल्लुक भी अंदरून लोहारी गेट से ही था। अंदर इसी गेट के अंदर जो थी उसकी रिहाइश हुआ करती थी और आलू का कत्ल किया था एक राजा नामी शख्स। राजा जो था वो रेहान नानी वाले का दोस्त था और आलू के कत्ल की तमाम तर प्लानिंग जो कहते हैं वो रेहान नानी वाला ने की थी। और ये जो रेहान नानी था ये जब इसकी कत्ल किया आलू को और आतिफ चौधरी वगैरह के साथ इनकी जो है मुखालफत शुरू हुई, उसके बाद ये कहीं इकबाल टाउन या सब्ज़ाज़ार वाली साइड पर शिफ्ट हो गए। अब आतिफ चौधरी का एक जिगरी यार असद प्रिंस, ये भी टॉप 10 रह चुका है माजी में, इसकी भी मौत जो है वो पुलिस मुकाबले में हुई थी। असद प्रिंस अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है इकबाल टाउन के इलाके में, वहाँ पर इसकी नज़र पड़ती है रेहान नानी पर। जब रेहान नानी को देखता है तो ये इसको एकदम रिवाइज़ होता है, याद करता है कि ये रेहान नानी बानो मंशियात फरोश जो है सूतरवाली उसका बेटा है और इसने मेरे जिगरी यार आतिफ चौधरी के दोस्त आलू को कत्ल करवाया था। अब असद प्रिंस जो है इसको रेहान नानी वाला को वहाँ पर इकबाल टाउन में जो है फायरिंग करके कत्ल कर देता है। बानो सूतरवाली का एक बेटा बदमाश जिसने भी किसी को नहीं माना वो भी मर्डर हो जाता है। एक और बेटा नादू वो भी इसी तरह दुश्मनी की भेंट चढ़ जाता है। अब बानो सूतरवाली का एक बेटा जो था वो कमाल उर्फ पीची था। कमाल उर्फ पीची के मुतल्लक आपको बताऊं तो वो भी एक बड़ा खूबसूरत नौजवान लड़का था और बॉडी बिल्डर था और बदमाशी के हवाले से उसके भी बड़े चर्चे हुआ करते थे उस दौर में। और उसने एक झगड़े में वो लक्ष्मी चौक जाता है अपने साथियों के साथ, उसके साथ एक गालिबन शब्बीर कमांडो नाम का नौजवान मजंग का, वो भी बॉडी बिल्डर था। वो और बाकी साथी जो हैं रॉयल पार्क लक्ष्मी चौक में एक इलाका है वहाँ पर एक लाहौर शहर की एक और जानी मानी हस्ती है, बदमाशी के हवाले से भी कह लें आप, सियासत के हवाले से भी कह लें, मलक एहसान।
मलक एहसान के दफ्तर वो जाते हैं। उन दिनों कुछ उनका मैटर कुछ थोड़ा सा चल रहा था मलक एहसान के साथ, तो उस मामले के लिए जो मेरी इतला है वो ये है कि कमाल पीची जो है वो मलक एहसान को अपने बाप की जो है जगह पर समझता था और उनकी बड़ी हया किया करता था। एक कोई गलत फहमी हुई थी और उसकी माफ़ी मांगने के लिए वो रॉयल पार्क उनके दफ्तर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात नहीं होती मलक एहसान के साथ, तो वो वहाँ से निकल कर बाहर आते हैं और लक्ष्मी चौक में एक दाल चावल वाला आज भी वहाँ पर बैठता है। उस दाल चावल की रेहड़ी के बाहर वो बेंचों पर बैठकर दाल चावल खाने के लिए रुक जाते हैं। वहाँ पर वो दाल चावल खा रहे होते हैं तो इसी दौरान एक कैरी डब्बे पर सवार कुछ लोग आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग जो है वहाँ पर शुरू कर देते हैं। उस फायरिंग के नतीजे में कुछ 4 लोग मर्डर हो जाते हैं। उन कत्ल होने वालों में बानो का ये बेटा कमाल उर्फ पीची वो भी शामिल था। अब इसका बेटा एक रह गया रिजवान उर्फ पत्तो। रिजवान उर्फ पत्तो, उस पर भी पुलिस मुकाबले, मैंने आपको बताया आबद बॉक्सर के साथ भी पुलिस मुकाबला, और भी पुलिस वाले थे उनके साथ भी इसका पुलिस मुकाबला हुआ। वो आज तक जब उसके भाई कत्ल होते हैं पुलिस उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है, उसकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें करती है और वो इश्तिहारी होता है। आज भी वो बेशुमार मुकदमात में इश्तिहारी है। जब पुलिस को वो नहीं मिलता वो रूपोश हो जाता है और तब से लेके इस बात को भी गालबन कोई 25 साल गुजर चुके हैं, आज तक वो रिजवान उर्फ पत्तो जो है वो मफरूर है, इश्तिहारी है। मुल्क में वो मौजूद नहीं है। उसके मुतल्लिक़ जो इतलात हैं वो ये हैं कि वो किसी बैरून मुल्क में मौजूद है और अपने बीवी बच्चों के साथ वहीं पर ज़िंदगी गुजार रहा है। पाकिस्तान में बहुत मखसूस लोगों के साथ उसका राब्ता है और मेरा ख्याल दोबारा शायद वो पाकिस्तान आया भी नहीं जब वो यहाँ से निकल कर गया था। तो ये बानो सूतर वाली बानो मंशियात फरोश जो थी, उसके 4 बेटे ऐसे जिनके बदमाशी में बड़ा नाम कमाया, टॉप 10 में शामिल रहे, उसका ताल्लुक़ जो था यहाँ अंदरून लोहारी गेट से था। इसी तरह मैंने अब से कुछ देर पहले आपके साथ जिक्र किया था आतिफ़ चौधरी का। आतिफ़ चौधरी एक मोटरसाइकिल मैकेनिक था, बदमाशी में कदम रखता था और उसके मतलब ये भी कहते हैं कि वो छोटी मोटी वारदातें भी किया करता था। उसका ताल्लुक़ भी जो है वो अंदरून लोहारी गेट से था, मोहल्ला चिड़ी मारा का वो रहने वाला था। और जब अपनी नौजवानी के दौर में उसने यहाँ पर बदमाशी में कदम रखा तो उसका उठना बैठना जो था वो जो उस दौर में तलबा सियासत में लोग शरीक थे उनके साथ था। ख़ासकर MA कॉलेज बड़ा मशहूर कॉलेज है लाहौर शहर का, वहाँ पर उसका आना जाना हुआ करता था, वहाँ पर वो उठता बैठता था, हॉस्टल में रहना। तो उस दौर के जो बड़े मशहूर व मारूफ करैक्टर हुआ करते थे तलबा सियासत के हवाले से, उनमें अरशद अमीन चौधरी हुआ करता था, आबिद चौधरी हुआ करता था। तो ये उस दौर में सियासत में जो है वो बड़ा इन हुआ करते थे, तलबा सियासत में ख़ासकर। और आपको बताऊं कि उस दौर में की जो तलबा सियासत होती थी वो जो हमारे मुल्क की सियासत है उसमें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती थी, उनका बड़ा किरदार होता था। जो भी पॉलिटिकल पार्टी बरसर इक़्तिदार होती थी उनकी कोशिश हुआ करती थी कि कॉलेजेस में जो तलबा तंजीमें हैं उनको अपने हाथ में रखा जाए और तालिब इल्मों को अपने मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। तो आतिफ़ चौधरी का MA कॉलेज में उठना बैठना था और वहाँ पर इसने बहुत से ऐसे काम किए जिसकी वजह से इसका नाम बदमाशी में निकल गया। और फिर उसके बाद आप ये कह लें कि लाहौर ही नहीं बल्कि पंजाब की सतह पर आतिफ़ चौधरी एक तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर जो है वो जाना जाने लगा। देखें, हालांकि लोग कहते हैं कि आतिफ़ चौधरी का तालीम से कॉलेज से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ उठना बैठना था उसका एडमिशन भी वहाँ करवाया गया या जो भी मामलात हुए वो एक तालिब इल्म बन गया और उसने तलबा सियासत में एक ऐसा नाम कमाया, इतने बड़े बड़े उसने काम किए कि उसका नाम टॉप 10 में शामिल होना शुरू हो गया। आबिद बॉक्सर, मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर जो है उस दौर में सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे और लाहौर शहर की सड़कों पर आतिफ़ चौधरी के साथ आबिद बॉक्सर के 4 पुलिस मुकाबले हैं। आमने सामने सरेराह क्रॉस फायरिंग होती थी, दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करते थे, दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हुआ करते थे उस दौर में। लेकिन उनमें गोलियां किसी को इनके साथ लोगों को लगी थी, ज़ख्मी भी हुए थे, लेकिन बराह रास्त एक दूसरे को ये नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। आतिफ़ चौधरी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आतिफ़ चौधरी जो है बहुत अरसा उसने मफरूरी
इलाका गैर में काटी, इलाका गैर में मफरूर रहा वो। और अरशद अमीन चौधरी जिसने मुस्लिम तलबा सियासत में आबिद चौधरी का जो था वो कत्ल किया था उसने, और उस कत्ल की वजह से जो है आतिफ चौधरी और अरशद अमीन चौधरी जो थे वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। अब इन दोनों के दरमियान जो दुश्मनी चल रही थी वो ऐसी थी, अरशद अमीन चौधरी पर आतिफ चौधरी की हैबत कुछ ऐसे तारी थी कि आतिफ चौधरी के जो दोस्त थे, उसके जो साथी थे, उनमें एक करैक्टर असद प्रिंस का मैंने आपसे जिक्र किया, वो भी उसमें एक करैक्टर जो था वो शामिल था। वो बड़ा नामी ग्रामी नौजवान रहा, बड़ा तेज़ तरार नौजवान रहा। उसके भी कारनामे ऐसे हैं कि जो जुराइम की दुनिया में या बदमाशी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो आज भी नहीं भूले। वो आज भी उसका नाम लेकर और उसके जो कारनामे थे, जो उसने के जुराइम की दास्तानें थीं, वो भी आज बैठकर वो याद करते हैं और अपने दोस्तों को या लोगों को जिन्हें नहीं पता उनको वो उसके मुतल्लिक सुनाते हैं। आतिफ चौधरी को बताया कि उसने कई मरतबा कोशिश की अरशद अमीन चौधरी को कत्ल करने की। वजह यह थी कि अरशद अमीन चौधरी ने कत्ल करवाया था आबिद चौधरी को, और वो आतिफ चौधरी आबिद चौधरी का यार गार था, उसके भाइयों जैसा उसका ताल्लुक़ था, और वो आबिद चौधरी का जो है वो बदला उससे लेना चाहता था। तो उसने मफरूरी बहुत इलाका गैर में काटी, और इसके जो मुखालफिन थे, अरशद अमीन चौधरी ही कह लें इन समेत, और जो दीगर थे, उन्होंने इलाका गैर में कोशिश करवा के वहाँ ऑपरेशन करवाया, और उस ऑपरेशन में आतिफ चौधरी ज़ख्मी हो गया, उसको गोलियां लगीं, वो हॉस्पिटलाइज हो गया। फिर यहाँ से पुलिस जाती है और उसको लेकर आती है वहाँ से, और यहाँ पर जब लाते हैं कुछ दिन उसको हिरासत में रखते हैं, उससे तफ्तीश करते हैं उन केसेस के हवाले से जो लाहौर में आतिफ चौधरी के नाम से मंसूब थे कि ये जुराइम जो हैं वो आतिफ चौधरी ने किए हुए हैं। अब उसके बाद आतिफ चौधरी के मुतल्लिक़ प्लानिंग शुरू कर दी जाती है, और आतिफ चौधरी यही यहाँ जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया लोहारी गेट थाने का, वो लोहारी गेट थाने में आतिफ चौधरी को रखा गया था, यहीं पर उससे तफ्तीश की गई थी। फिर यहाँ से उसको शिफ्ट किया जाता है सांदा के इलाके में। सांदा में एक कत्ल का मुकदमा होता है, और वहाँ पर आबिद बॉक्सर के साथ असद प्रिंस वगैरह की फायरिंग भी हुई थी, और उसी वजह से जो है उसको थाने सांदे शिफ्ट किया जाता है। वहाँ का मुकदमा था, वहाँ पर एक एकेडमी में के लड़के को असद प्रिंस ने कत्ल किया था, फिर उसके बाद उस एकेडमी के प्रिंसिपल से भत्ता मांगा था, तो वो एक मुकदमा वहाँ पर भी दर्ज था। फिर आतिफ चौधरी को निशानदही के लिए थाने सांदे से रिवाज गार्डन ले जाया जाता है, जहाँ पर वो एकेडमी थी, जहाँ पर वो वक़ूआ सरजद हुआ था आबिद बॉक्सर के साथ पुलिस मुकाबले में, जहाँ असद प्रिंस मारा गया था। उस मुकदमे उस वाक़े में असद प्रिंस के साथ एक साथी, उसके जो बाकी साथी थे वो भी ज़ख्मी हुए थे। आतिफ चौधरी के मुतल्लिक़ बताया कि वो भी ज़ख्मी हुआ था, लेकिन वो उस वाक़े में वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए थे, ज़ख्मी हालत में वहाँ से फ़रार हो गए थे। आतिफ चौधरी को अब वहाँ पर ले जाया जाता है उसी मुकदमे की निशानदेही के लिए, और फिर एक वक़ूआ बनाया जाता है वहाँ पर, जैसे कि एक रिवायती पुलिस का काम है। अरसा दराज से साल से ये सिलसिला चल रहा है कि निशानदेही के लिए वहाँ पर उसको लेकर जाते हैं, तो आतिफ चौधरी के साथी जो हैं वो आ जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर उसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर फायरिंग होती है और आतिफ चौधरी वहाँ पर मारा जाता है। ये एक बड़ा मशहूर मारूफ किरदार है आतिफ चौधरी अंदरून लोहारी के हवाले से। इसके अलावा हनीफा बाबा टॉप 10 का बहुत टॉप मोस्ट ये दो करैक्टर थे, दो भाई थे, और उनका ताल्लुक़ भी अंदरून लोहारी गेट से था। इनकी दुश्मनी भानो सूतर वाली उसके बेटों के साथ भी रही। मंशियात फरोशी स्टार्ट में दोनों ने इकट्ठे की, और उस मंशियात फरोशी की वजह से इनका आपस में झगड़ा हुआ, फायरिंग भी हुई। अब ये किरदार हनीफा बाबा, मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे किरदार हैं जिन्होंने पंजाब की तारीख़ में दुश्मनी की एक तारीख़ रकम की हुई है। और यहाँ से कुछ ही फासले पर शाहलमी चौक है, वहाँ पर एक बड़ा मशहूर व मारूफ ट्रकों का अड्डा, जिसे बिल्ला ट्रकों वाला का अड्डा या टीपू ट्रकों वाला के नाम से या अमीर बलाज ट्रकों वाला के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये दोनों भाई जो हैं वो बिल्ला ट्रका वाला के साथ अटैच होते हैं, उसके साथ काम करते हैं, लेकिन दो अफराद कत्ल होते हैं अकबरी गेट में, अमीरुद्दीन तारा वाला एक साथी के साथ। और वहाँ पर जब ये उस कत्ल में बिल्ला ट्रका वाला का बेटा और ये दोनों भाई, इनका नाम उस कत्ल में आता है, तो उसकी वजह से उनकी आपस में जो है वो बिगड़ जाती है।
बाबा हनीफा वगैरह को रंज होता है कि बिल्ला ट्रकों वाला ने अपने बेटे को उस कत्ल से निकाल लिया और हमें फंसा दिया वहाँ पर। उस वजह से इनकी आपस में दुश्मनी शुरू होती है। हनीफा बाबा वगैरह ने बिल्ला ट्रकों वाला को कत्ल किया, टीपू को कत्ल करने के लिए कई हमले किए, कई मरतबा ज़ख्मी भी किया उन्हें। और फिर उसके बाद जब ये बिल्ला ट्रकों वाला को कत्ल करते हैं तो लाहौर की तारीख के और दो बहुत बड़े किरदार मैं आपको बताऊं, एक तीफी भट्ट जिसको सीसीडी पुलिस मुकाबले में मार चुकी हुई है, और दूसरा तीफी भट्ट का कज़न गोगी भट्ट। इनका ताल्लुक उनके साथ बन जाता है, ये उनके साथ मेल जोल शुरू कर देते हैं। वो एक नई दुश्मनी का बाब खुल जाता है। ट्रकों वाला ख़ानदान और भट्ट बरादरान के दरमियान दुश्मनी का एक ऐसा बाब खुलता है जो आज तक बंद नहीं हुआ। बहरहाल ये दुश्मनी बात हम कर रहे हैं हनीफा और बाबा की। हनीफा बाबा जब इनके साथ ताल्लुक़ होता है, फिर उसके बाद एक पंजाब का बड़ा नामवर किरदार, बड़ा नामवर कह लें कि आप सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाला भोला सुनियारा, वो तमाम बदमाशों का कह लें कि सरदार या बाप, टॉप 10 जितने भी हुआ करते थे, और इलाका गैर में जितने भी पंजाब के टॉप 10 हुआ करते थे उनको वो वहाँ पर पनाह दिया करता था। ये सब लोग उसके साथ जा मिले। इन्होंने टॉप 10 के नाम से एक ऐसा गिरोह बनाया जिनकी दहशत आप कह लें कि ऐसे है जैसे आज के तालिबान या वो दहशतगर्द जो फितनतुल खवारिज हैं, जो फितनतुल हिंदुस्तान है, इनका खौफ उस टाइप का हुआ करता था उस दौर में। और इनके खौफ का ये आलम होता था कि जिस किसी से भत्ता मांगा उसने भत्ता दिया, ना दिया तो वो कत्ल हो गया। जिस किसी के कत्ल की प्लानिंग की उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। किसी के कत्ल की, किसी और मैटर की, लेन देन की कोई सुलह है, उसको जो पैगाम भेजते थे वो हो जाया करता था। और अगर कोई ज़रा सी चूँ चढ़ाक करता या हैंकी पैंकी करता या इनकार करता इनको, तो उसका इस दुनिया में सफ़ाए हस्ती से नाम मिट जाया करता था। ये वो किरदार हैं जो अंदरून लोहारी गेट से जो हैं पैदावार हैं। यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, यहीं पर वो पले बढ़े और यहीं से उन्होंने जुराइम की दुनिया में जो है वो कदम रखा। अब हनीफा बाबा के जो दो किरदार हैं, इनका भी जो है वो पुलिस मुकाबला होता है। शफीक उर्फ बाबा जिसका नाम है, उसको कराची में जो है वो मारा जाता है। हनीफ उर्फ हनीफा को जो है लाहौर में पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। तो इनकी ज़िंदगियों के बाब इस तरह से ख़त्म हुए। तो बात करने का मकसद इन किरदारों के हवाले से ये नहीं है कि ये किरदार जो हैं वो कोई बहुत काबिल तारीफ़ किरदार हैं, इनकी तारीफ़ की जाए, या ये इनका किरदार ऐसा है कि इनको उजागर किया जाए। प्रोग्राम में बात करने का मकसद ये है कि ये वो किरदार हैं, बदनामे ज़माना किरदार हैं, जिन्होंने माजी में जो है वो बदमाशी के हवाले से, जुराइम के हवाले से, किसी से भत्ता लेना हो, अगवा बराए तवान के वाक़यात हों, कोई जुए हों, या और जितने भी आप जुराइम कह लें, कोई जुराइम इन्होंने छोड़ा नहीं हुआ। उस हवाले से जो था इनका एक नाम निकला और फिर उसके बाद इनका जो अंजाम हुआ वो भी मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, इन जुराइम पेशा अफराद के जितनी भी बात की जाए ना, तो इनके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी 4 या 5 साल से ज़्यादा नहीं होती। 4 या 5 साल के दौरान जो है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। तमाम तर किरदार, यही नहीं, ओवरऑल लाहौर पंजाब के जितने भी ऐसे किरदार जिन्होंने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, लोगों की जिनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, लोगों को कत्ल किया, लाहौर शहर या दीगर शहरों की सड़कें जो हैं वो खून से रंगीन की, उनकी ज़िंदगी बदमाशी की 5 साल से ज़्यादा मैंने नहीं देखी। और इसी दौरान वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। तो मकसद कहने का ये है कि ये लोग जो हैं ये जो मर्ज़ी कर लें, जैसा मर्ज़ी कर लें। देखने वालों और सुनने वालों के लिए पैगाम मेरा ये है कि इनके सिर्फ़ अंजाम को देखें कि इनका अंजाम क्या है। इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में क्या कुछ किया, किसको मारा, किससे भत्ता लिया, किस पर राज किया, बदमाशी क्या की। इन चीज़ों को सबको एक साइड पर रखकर सिर्फ इनके अंजाम की तरफ देखें कि इनका अंजाम क्या हुआ है, इन्होंने किस तरह इनकी मौत हुई है, इनके घर वालों के क्या हालात रहे हैं और किस तरह से ज़लालतें उन्होंने कमाई हैं।
घर वाले माएँ बहनें हों, भाई हों, बाप हो, जो भी कोई हो, आप ये देखें उन्होंने जेलों में किस तरह ज़िंदगियाँ गुजारी, जेलें, मुकदमात उन पर झूठे सच्चे दर्ज होते रहे, मुखालफिन के हाथों कत्ल भी होते रहे। तो ये इनका एक अंजाम, इनका आखिरी जो एंड जो है इस बदमाशी का, वो मकसद है आपको बताने का, आपके साथ शेयर करने का। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अपना बहुत ही यहाँ पर 70 साल से कह रहे हैं कि एक इनकी अंदरून लोहारी गेट जो है उसके बाहर यहाँ पर अयूब जलेबी वाले हैं। यहाँ पर ये मेरा कैमरामैन दिखाए अगर इनकी रेडी, तो ये बड़ा मशहूर यहाँ पर हैं, अयूब साहब हैं, जलेबी वाले अयूब के नाम से मशहूर हैं। यहाँ पर 70 साल से यहाँ पर जलेबियाँ लगा रहे हैं। इनकी रिहाइश भी अंदरून लोहारी गेट ही है। तो इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि लोहारी गेट में जो बड़ा मशहूर व मारूफ 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, यहाँ पर बदमाशी के हवाले से एक बानो सूतर वाली, उसके 4 बेटे आतिफ चौधरी, बाबा हनीफा वगैरह यहीं पर पैदा हुए, यहीं पे उनकी जम पल थी, उनके हवाले से ये क्या जानते हैं, इनसे पूछते हैं अयूब साहब की ज़बानी। जी अयूब साहब ज़रा हमें बताइए। हाँ जी, ये अच्छे लोग भी है ऐसे विच और किसी का भला भी बड़ा करते सी, गरीब बंदे का एहसास करते सी। भैड़ा जिहड़ा बंदा हुंदा सी ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ टक लैंदे सी, ਜਿਹੜਾ माड़ा बंदा सी ਉਹਦਾ एहसास करते, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, कोई इमदाद दे ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी, बहुत अच्छे बंदे सी। आदिल चौधरी होया, ये भी बहुत अच्छा बंदा सी। हाँ जी, तो जेड़ा अपना बाबा हनीफा सी, ये भी बहुत अच्छा सी, खुद अच्छे सी। तो इन्हों ने नाजी शाह अगे भरा जेडे पुत्र है सी, वो भी बदमाश सी, वो भी अच्छे सी। तो बानो सी चौंक झंडे अपना सूतर मंडी। अच्छा अयूब साहब, मैनू एक गल दसो तुसी कि बानो मनशियात फरोशी का काम करती सी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਏਜ 75-78 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਖਤ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕੰਮ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲਤ ਹੀ ਗਲਤ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਗਲਤ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਬ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ 3-4 मर गए ने, ये आप भी मर गई, झंडा भी मर गया जिथे इन्हों का सूतर मंडी चौक झंडा जिहड़ा है जी, इत्थे ही है, वो बंद रहा है, और ऐसे नहीं किराया ते चढ़ाई है, किराया ते चढ़ाई। हाँ जी, ते बाबे हनीफे दे मुतल्लक दसो, उन्हां दा की इत्थे रहा? बहुत अच्छा है। हाँ हाँ जी, ये बहुत अच्छे सी, ये किसी ने ज्यादती नहीं सी, नजायज़ करते, नजायज़ फरोशी नहीं करते, सिर्फ बदमाशी, चंगा पहनना, चंगा खाना। गल किसी ने कोई आई है बीबी भैन, ਉਹਦੀ आमदाद कर दी, ਉਹਦਾ सहारा किया। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब साहब। अंदरून लोहारी गेट के जो नटोरियस करैक्टर हैं उस हवाले से मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उनके मुतल्लिक आपको बताया। ये किरदार बानो सूतर वाली, उसके बेटे आतिफ चौधरी, हनीफा बाबा, जो माजी में टॉप 10 में इनका शुमार रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। इनका सहाफ़ती कैरियर जो है वो 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे पर मुहित है, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, उस्तादों में शुमार होता है इनका। तो इनसे बात करने के लिए आज हम इनके पास आए हैं। इनसे पूछेंगे कि ये किरदार अंदरून लोहारी गेट की जो पैदावार हैं, इनकी मुजरमाना ज़िंदगी क्या थी, इनके घर वालों ने क्या सऊतें बर्दाश्त की इनकी वजह से, और फिर इनका अंजाम क्या हुआ, और अंजाम के बाद इनसे हम सबक क्या लेते हैं, इस हवाले से नईम मुस्तफ़ा साहब से हम डिटेल में गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? साहब बहुत शुक्रिया, आमिर साहब बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया टाइम देने का, आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, आपके बहुत से शोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, आपने ख़ुद को बहुत मसरूफ़ रखा होगा, आपने टाइम दिया तो शुक्रिया आपका बनता है हमारा। तो शाह जी ज़रा बताइएगा, जो करैक्टर मैंने आपके साथ नाम लिए हैं इनके मुतल्लिक ज़रा हमें थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि ये क्या करैक्टर थे और क्या इनकी ज़िंदगी रही, इन्होंने क्या सऊतें बर्दाश्त, इनकी फैमिलीज़ ने खासकर इनकी वजह से जो मुसीबतें बर्दाश्त की, इस हवाले से। मिर्ज़ा साहब बात यह है कि लोहारी का एक ऐसा इलाका, सारे नहीं, पूरा लोहारी, अंदरून लोहारी नहीं, अंदरून शहर का कुछ इलाका है जिसमें 5-6 गलियाँ समझ लें आप, वो ऐसी जगह रही है माजी में, और वो जिसका मैं नहीं शाहिद हूँ कि वो जगह, वो मुकामात जितने हैं, वो गलियाँ, मोहल्ले, वो जुर्म, मुजरिम
यानी जराइम और मुजरिम और जुर्म की नर्सरियाँ, उनकी बाकायदा नर्सरियों का लफ्ज़ कह रहा हूँ, उनकी बाकायदा जाए पनाह थी। यहीं से आगाज़ हुआ, यहाँ से लोग जो हैं वो जुर्म घुट्टी में लेकर पैदा हुए। लेकिन आपने जिन लोगों का तस्करा किया वो बदमाश नहीं है, सच वो उजरती कातिल थे, वो उजरती कातिल थे, बाद में साबित हुआ। दूसरा हिस्सा आपने कहा जी कि उनके घर वालों पे बड़ी खौफनाक बीती। ये जो मुजरिमों की जन्मभूमि है ना लोहारी का वो इलाका, उनमें एक खातून के साथ 5 नौजवान, जिनमें 3 उसके बेटे 2 बाहर के, और एक ख़ानदान नीफ़ा और बाबा का चौधरी ईद मोहम्मद का ईदू का ख़ानदान 2, और 3 और ख़ानदान ऐसे थे जो 5-6 ख़ानदान तो पक्के हैं ना लोहा तोड़, जो बाद में आज भी जराइम की जो किताब है ना, जो लुग़त है जराइम की, उसमें वो नामे जामे और जिस तरह का भी समझें वो इस कदर के नामवर हैं कि हर शख्स उनको जानता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि यहाँ जराइम उस तर्ज के नहीं थे जो आम शहर में लाहौर में होते थे क़याम पाकिस्तान के बाद। अब भी ये वो नर्सरी थी जराइम की जहाँ जुर्म चल के आता था, ख़ुद पैसे लेके लोग आते थे जराइम पेशा अफराद को ख़रीदने के लिए, ख़ुद बड़े बड़े नामवर, आपने कहा लफ्ज़ बदमाश, जो बदमाश थे ना वो आजकल के जिस तरह की बदमाशी होती है ना कि जी लच्चरपन, फहाशी, वो नहीं था। उठाई गिरा, चीटिंग, जेब तराशी, ये बदमाशी नहीं थी। बदमाश थे ठोस, जो मुंतकिम मिजाज थे, दुश्मनदार थे। उन बदमाशों के खुद या उनके कारिंदे चल के इन मुकामात पे आते थे लोहारी की इन गलियों में जहाँ जुर्म पनपता था। एक तो ये। दूसरा अहम पहलू ये था कि पुलिस पूरे शहर की एक तरफ, लोहारी की एक तरफ, वो इन मुजरमों को पनाह भी देती थी, इनकी सरपरस्ती भी करती थी, और पूरे पंजाब में, सिर्फ लाहौर नहीं कह रहा, पूरे पंजाब में जो जुर्म था वो इस पुलिस की सरपरस्ती में, इनकी कनाइमस के साथ और इनके ज़रिए चलता था। एक और अहम बात ये थी कि यहाँ दुश्मनदारी जिन लोगों में थी ना, वो दुश्मनदारी एक थी खूनी इंतकाम की दुश्मनदारी, दूसरी सियासी मुखालफत थी, तीसरी ताजरों की सियासत थी, चौथी और आखिरी चीज़ जो थी ना वो थी चौधराहट की जंग। ये सारी मिल के उसने लोहारी के इन 4-5 गलियों को उजरती कातलों की पनाहगाह में तब्दील किया। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि लोहारी जो एक सर्कल था, सिटी सर्कल था, सिटी सर्कल कहते थे उसको, लोहारी, उसमें थाना लोहारी, भाटी, मस्ती, रंगमहल, मोची दरवाज़ा, टिब्बी, इस तरह के अकबर, ये 7 थाने थे। अब इस 7 थानों के 3 सर्कल हैं, वो एक सर्कल था। उस सर्कल में पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा सोशल क्राइम, खुमारबाजी यानी जुए गड्ढे, मंशियात फरोशी और काबा खाने, ये पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा थे। टिब्बी थाना भी इसी में आता था। अब ये मैं अंदरून शहर का आपको सिर्फ कहानी बता रहा हूँ, फिर आपको समझ आ जाएंगे लोग जिनके नाम लिए आपने। ये यहाँ जो जराइम पनपते थे, यहाँ एक SDPO थे, DSP सर्कल अफसर, बहुत बड़े नामवर सर्कल अफसर यहाँ रहे। उनको मेरी मौजूदगी में राना मकबूल मरहूम ने, SSP लाहौर थे, एक SSP होता था, राना मकबूल साहब ने बुलाया, चौधरी साहब, वो कहीं डस्के में लगे हुए थे, SDPO डस्का, उनका चौधरी साहब सख्ती बड़ी है, वज़ीर अल्लाह साहब बड़े बरम ने, तो मेहरबानी करो। उन्होंने कहा सर मैं डस्के मेहरबानी कहाँ करूँ? कहता मैं आपको लगा रहा हूँ, मैं आपको, राना मकबूल कह रहे हैं, मैं आपको लगा रहा हूँ SDPO सिटी। उसने कहा सर मैं तो दूसरा डिवीज़न, दूसरा शहर, आखिरी कोना, वो SDPO शिप कर रहा हूँ। तो करनी भी IG ने और आप खुद से लगा रहे हैं। उसने कहा मैं कल आपके ऑर्डर हो जाएंगे जज साहब, लेकिन शर्त है एक। उसने कहा बताएं। उसने कहा शर्त से पहले 14-10 इस तरह सब, 14-10 तेरे खर्चा कितना है? उन्होंने कहा सर बस शर्मिंदा ना करो। उन्होंने कहा सही, उस खड़ा है, मैं बैठा हूँ, वो सलूट मार खड़ा है। उन्होंने कहा चल बैठा थले, वो बैठ गया कुर्सी पर आ गया। उन्होंने कहा राणा साहब कहते हैं अच्छा 10 कितना तेरा खर्चा? उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपया। उन्होंने कहा महीने 1.5 लाख? उन्होंने कहा ओके। उन्होंने कहा 3 लाख रुपये तो महीने में मिलेगा। बेल दी, मीरा बख्श था लीडर, मीरा बख्श बुलाओ, मीरा बख्श आओ ज़रा, आ गया, मेरा इंटरकॉम आ गया, मोबाइल नहीं होते थे तो आया मीरा बख्श। वो जो हिसाब किताब है ना सरकारी, उसमें 3 लाख रुपये चौधरी साहब का लिख लो।
अब मैं दानिस्तान नाम ले रहा, फौत हो गया, खुदा मग़फ़िरत करे। उनका जो नाज़रीन समझ भी जाएंगे आपके, उन्होंने कहा चौधरी साहब को 3 लाख आपने देना, चला गया सलूट मार के चला गया मीरा बख्श। उन्होंने कहा चौधरी साहब 3 लाख रुपये ਤੁਹਾਡਾ हो गया, पर एक शर्त ने कहा कि जुआ नहीं होना, मंशियात नहीं बिकनी, काबा खाना नहीं चलना। 3 ने उन्हें की सर, वो हैरान पकड़ रह गया कि मेरी तो नौकरी इसी पे है, इन्हीं तीनों चीज़ों पे, अगर मैं यहाँ से नहीं करूँगा तो कहाँ से खाऊंगा। उन्होंने कहा 3 लाख तेरे खाने बंदोबस्त हो गया है, या सोच विचार ना कर। वो डर गया एकदम, वो सोच रहा था दिल में। उन्होंने कहा ऐसा कर। उन्होंने कहा अच्छा। अब वो खुदा देखें, अगर करप्ट भी है पुलिस वाला तो किस तर्ज का वो प्रोफेशनल है। उसने अगली दिन मीटिंग बुलाई, 4 बड़े जुआरी थे, 10 बड़े बर्थल हाउस थे, 10 से 11 बर्थल हाउस थे, 4 जुआरी थे, 5 अड्डे थे, 5 अड्डे जिनमें एक नजफ फिजे का अड्डा भी था। उसने सारे बुला लिए, बकरे बकरे अंदर बुलाए, अड्डे वाले, मंशियात वाले एक, काबा खाने वाले एक, और ये वाले एक जुआरी है। उन्होंने कहा साहब बड़ा तपया है। उन्होंने मैसेज दिया वज़ीर-ए-आला का, राणा साहब ने, कि वज़ीर-ए-आला बड़ा तपया है। उन्होंने आगे कन्वे किया, वो साहब बड़ा तपया है, ऐसा सारा बोरिया बिस्तरा गोल करो तो निकल जाओ मेरे इलाके चो। उन्होंने कहा चौधरी साहब असी दुआवां मंगवे जनामू बुलाया है, ऐसे रात को मनता मंद रहे हैं कि चौधरी का बंदा लगे। उन्होंने कहा भाई मेरे हथ जुड़े जे, तुसी सारे काम करने ने 90 दिन, 3 महीना मैं टास्क दिता साहब ने, 3 महीना मेरा ट्रायल है, टेस्ट है, 3 महीने कितने और वसा लो अपना अड्डे। इसी तरह मंशियात वालों को उनका वहाँ ज़ीरो क्राइम हो गया। जब ज़ीरो क्राइम हुआ, लोहारी में सबसे ज़्यादा मंशियात बिकती थी। आपने बानों का नाम लिया, मंशियात बिकती थी किस तर्ज पे, आंखों देखा वाक़या है। एक कांस्टेबल नीचे बैठा गन लेके, सरकारी मुलाजिम थाना लोहारी का, नीचे बैठा गन लेके, ऊपर से एक टोकरी आई, ये आंखों देख, चीकू चीकू ऊपर से आया। उस बंदे ने पैसे रखे 30 रुपये, 30 रुपये की पुड़िया थी, 100 रुपये की 4 थी, 30 रुपये की पुड़िया एक, 100 रुपये की 4, पैकेज में सस्ती, पैकेज सस्ती। उसने 100 रुपये रखा, वो टोकरी ऊपर खींच ली, बच्चे ने टोकरी ऊपर खींची, उसमें 4 पुड़ियाँ रखी, नीचे आ गए। अब वो कांस्टेबल दरबान बैठा हुआ है, निगरानी कांस्टेबल, वो दरबान है। वो जनाब मंशियात इस तरह बिकती थी। और कत्ल कैसे होते थे, एक मैदान है, उसमें आगे मतलब मैदान होता है, गली छोटी है, बड़ी बड़ी गली है, तो थोड़ा छोटा खुला है, वो मैदान है, प्लाट खाली है, सरकारी प्लाट, वो शामलात कहते हैं उसको। शामलात के प्लाट में चौधरी ईद मोहम्मद बैठ के पंचायत करता था। क्या था ईद मोहम्मद? मिस्त्री, पूरे पंजाब का नामवर, जो अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है 3 माह में तो वो 30 दिन में खड़ी करता था। ईद मोहम्मद मिस्त्री था। उसके साथ 2 उसके बच्चे थे मिस्त्री, कौन? शफीक, जिसको बाबा बाद में कहा, हनीफ उर्फ नीफा बाद में, तीसरा एक और भाई भी था। उन्होंने साथ साथ कांडियाँ, तीसियाँ, ईंटें वो करता था। वो पंचायत लगाता था, शाम को पंचायत लगाता था। पंचायत में आके किसी ने उसको गाली दे दी, बच्चे छोटे थे। उसने कहा अच्छा गाल काट के जावे किथे, गाल काट के जावे किथे। उसको तड़ी लगाई। वो रहता था मोची दरवाजे, थोड़ा था करीब, वहाँ से वो बंदे लेके आया, इसके छोटे बच्चे दोनों और साथ मोहल्ले के पंचायती, वो जो वहाँ आके मैदान में बैठते थे, उन्होंने उनको डंडों सोटों से, जो आए थे हमलावर, डंडों सोटों से मार के भगा दिया, और मेरे से 2-3 ज़ख्मी हो गए। बात ख़त्म हो गई। लोहारी पुलिस आई, लोहारी पुलिस ने साथ दिया इनका, वो बाहर से आए थे, इनका वो रंगमहल थाने का इलाका था, ये यहाँ आए, इन पर पर्चा दे दिया जो आए थे, और वो ज़ख्मियों को पकड़ लिया। ये पहला वाक़या था जिसने इस बात को बढ़ोतरी दी। ये थी सियासत बदमाशी की, चौधराहट की, जो भी था। साथ ही बिल्कुल शालम गेट है, शालम गेट में चल रही थी सियासत बड़े पैमाने पर, ऊंचे लेवल पे, जो बदमाशी की बुनियादी वजह बनी है। हाजी मकसूद भट्ट MPA, बमुकाबला अज़हर सईद भट्ट, अंजुमन ताजरान शालम बोर्ड, कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान, कौमी ताजिर इत्तेहाद पंजाब, सबका सरबराह अज़हर सईद भट्ट। हाजी मकसूद भट्ट बमुकाबला अज़हर सईद भट्ट एक। तीसरे MPA वहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक की वालदा, खुदा मग़फ़िरत करे उनको, बेगम रफ़ीक शहीद, वो भी MPA हैं। वो जनरल सीट पे हैं, हाजी मकसूद भट्ट स्पेशल सीट पे। इधर शालम चौक पे बिल्ला ट्रक्कों वाला, भाई पहलवान, सुल्तान और बच्चू, ये शालम चौक पे हैं। शालम चौक के सामने बिल्कुल एक मंदिर है, एनको की मार्केट है, साथ मंदिर है। मंदिर पे अज़हर सईद भट्ट अपना दफ्तर बना लेता है। बट जब दफ्तर में आता है चौक पे, वो शालम मार्केट में जहाँ बाड़े बने हुए हैं, पाकिस्तान बड़ा, मदीना बड़ा, फलां, या अज़हर सईद भट्ट के, वो बाहर आता है तो हाजी मकसूद भट्ट आके कहता है बिल्ले ट्रकों वाले से कि भट्ट जी
ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ आगे। इसके बिल्कुल अपोजिट खादिम होटल है, बिल्कुल अपोजिट। बिल्ला ट्रक वालों से मुत्तसिल किसका है? खादिम हुसैन भट्ट, शहजाद भट्ट, टोनी भट्ट के वालिद, उनके वालिद मरहूम का वो होटल है। ये चौराहा ऐसा बन गया जहाँ नामवर प्योर जेन्युइन किस्म के जो नामवर लोग थे वो आ गए। जब अदर सईद भट्ट को चैलेंज किया मकसूद भट्ट ने, बिल्ले ट्रक वाले ने साथ दिया जी मकसूद भट्ट का, वहाँ सियासत चौधराहट में तब्दील हो गई। वहाँ एक बंदा आ जाता है मिलने के लिए बिल्ले के डेरे पे, वैदिया उसका नाम है। वैदिया वहाँ आता है डेरे पे, वैदिया डेरे पे आया, वैदिया की मुलाकात होती है नीफे बाबे से, नीफा बाबा भी मिल गए और बिल्ले ट्रक वाला के साथ सारे इकट्ठे थे। एक कत्ल हो जाता है थोड़ी दूर फासले पे, अमीरुद्दीन तारा वाला। जब कत्ल होता है अमीरुद्दीन तारा वाला जो है ना, वो बिल्ले ट्रकों वालों की एक तस्वीर और साथ टीपू की तस्वीर उसके बेटे की और साथ किसी और की तस्वीर लगा के लटका देता है, ऊपर जूतियों के हार डाल देता है। जब जूतियों के हार डालता है चैलेंज होता है बिल्ला ट्रकों वालों को। बिल्ला ट्रकों वाले की मुखालफत है उस वक्त टोनी भट्ट से, यानी जावेद भट्ट से और उसके मज़ीद दोस्तों से जो गोलमंडी के रहने वाले हैं। उनमें ये शामिल था तीफ़ी गोगी भट्ट ग्रुप भी, क्योंकि वो गोलमंडी में मुत्तसिल है बिल्कुल शालम चौक के, ये शामिल था। ये बढ़ोतरी मिलती गई, इसको दुश्मनदारी में तब्दील हो गई। ताजरों की सियासत जो है ना वो शालम से निकल के गोलमंडी में आई, गोलमंडी के साथ मुत्तसिल मोची दरवाज़ा, रंग महल, ये वो सारा। नीफा बाबा वगैरह बिल्ला ट्रका वाले के पास आ गए, यहाँ से फिर उन्होंने टॉप 10 में शमूलियत इख्तियार की, बोला से फिर बाद में इख्तियार की। जब वो कत्ल होता है तो कत्ल में टीपू का नाम था, बिल्ले ने अपने बेटे का नाम निकलवा दिया। शेख सदीक थे डीएसपी सिटी उस वक्त, जिसका मैंने तस्करा आपको सुनाया है। उसी डीएसपी वहाँ उसी जगह पे उसी सिटी सर्कल में डीएसपी थे शेख सदीक साहब, उनका ताल्लुक़ था बिल्ला ट्रकों वाले से। उन्होंने नाम निकलवा दिया इसका। जब नाम निकला तो उसने ये कहा उस ग्रुप ने कि हमने तो कत्ल इसकी वजह से किया था, बिल्ले के बेटे की वजह से। बिल्ले ने अपने बेटे का नाम निकाल लिया, वो अलग हो गए। नीफा बाबा वीदियाँ ये अलग एक ग्रुप में चले गए। वहाँ मैदान में जहाँ बाप इनका मैसन राज था, उस राज की राजधानी में ये वहाँ बैठना शुरू हो गए। वहाँ बैठने से लेके इनके जनाजे तक। जनाजा कैसा? जिस शख्स ने जनाजा पढ़ाया वो भी ज़िंदा है, जिसने गुस्ल दिया वो भी ज़िंदा है, जिसने बाहर एहतजाज में डंडे उठाए मारे लोहारी के बाहर। जब नीफे बाबे का जनाजा था तो लोहारी के नीफे का बाबे का नहीं, नीफे का जनाजा, नीफे के जनाजे पे, नीफे के जनाजे के लोग ये कहते हैं कि उसे 200 से ज़ायद गोलियाँ लगी थी। उसका जिस्म छल्ली था नीफे का। उस दिन तक बानों का एक बच्चा माशाल्लाह ज़िंदा है, उसका एक बेटा ज़िंदा है, वो शरीफ आदमी, इस तरह का ताल्लुक़ नहीं है उसका। और बाकी लोग सारे के सारे जो है ना, उनका अंजाम बड़ा ख़त नहीं, मर गए और बात है, कोई तिबाई मौत नहीं मरा, इनमें से देखे ना शाहजी, मंशियात फरोशी आप करते हैं, लोगों की नस्लें तबाह कर रहे हैं, तो आपकी अपनी नस्ल के साथ जो हुआ वो भी दुनिया ने देखा। शफीक बाबा और नीफा ये भी पुलिस मुकाबलों में मारे गए। आतिफ चौधरी बड़ा करैक्टर हुआ है, उसकी भी मौत आपके सामने है। अब शाहजी, इनका अंजाम तो ये हो गया सारा कुछ, इनकी वजह से इनके ख़ानदानों पर क्या सख्तियाँ आई, क्या क्या मुश्किलें उन्होंने बर्दाश्त? देखें, बात यह है कि पुलिस का जो छापे हैं ना, रेड, वो अब भी जारी हैं वहाँ उनके घरों पे। वो वहाँ नहीं है, दुनिया से चले गए, लेकिन उनके यहाँ उनके औलाद अगर नहीं है तो उनके नाम पर बदमाशी हो रही है। मैं लोहारी में बैठा था उस जगह पे जिन लोगों ने गुस्ल दिया था, रूफ़ी भाई और मलिक कासिम अब भी हैं वहाँ। मलिक कासिम और उनकी दुकान है वहाँ, उनके बड़े भाई की दुकान में बैठे थे तो अचानक टाटा टाटा फायरिंग की आवाज़ आई। मैंने कहा ये क्या हुआ? वो दुकान जहाँ बैठे थे, ये दुकान के बाहर ये गेट है, ये यहाँ 8 बजे का वक्त था, यहाँ फायरिंग हुई। मैंने कहा ये क्या है? बाहर देखने लगे तो फिर 2 मिनट नहीं गुजरे, टाटा फिर। मैंने कहा ये क्या है? वो उनका बड़ा भाई कहता रूही भाई का, और बैठो बैठो। मैं कहा भाई जी क्यों है? वो कहता बच्चे आए एक मोटरसाइकिल से, ए देखो ए मेरे काउंटर के अगे ना सड़क से गोलियां मार गया। मैं कहा सड़क से थानू? वो कहता नहीं मेरे तो हर रोज़ होंगे। मैं की मतलब? कहता इलाका ऐसा याद है बदकिस्मत है, इतने यहो जिहा वाक़या होंगे। मैं कहा दोबारा फिर फायरिंग हुई? कहता परले पासे नान की दुकान पर उन्हें जाके तंदूर से फायरिंग मारती। ये जुर्म जो पनपता है ना वहाँ, वो जुर्म इसलिए पनपता है कि उसकी मुट्ठी में जुर्म और गुट्टी में शामिल हो गया जुर्म। आमिर साहब इनके घर वालों के साथ वो बीती, जो मुतासरा ख़ानदान अब है ना, इनके ख़ानदान मैं मुतासरा कह रहा हूँ। क्यों?
घर वाले तो जुर्म का हिस्सेदार नहीं थे, शरीक जुर्म नहीं थे। अब वो कहते हैं कि ये उजरती कातिल के तौर पे इस्तेमाल हुए, बड़े बड़े लोग यहाँ आते थे, इनको आके ख़रीदते थे, इनको पैसे देते थे, गिफ्ट देते थे, गाड़ियाँ लेके आते थे, सारा कुछ अपनी जगह पे है। मैं समझता हूँ कि इनके घर वालों के साथ पुलिस ने, बाकी इदारों ने, महकमों ने भी ज़्यादती की। उनके नाम भी फहरिस्तों में आए, बस्ते बने, अलिफ बे उनके खुले। डिप्टी कमिश्नर ने नोटोरियस अफराद की जो फहरिस्त जारी की, SSP हाउस से जारी हुई, DIG बाद में ऑपरेशन लग गए, उन्होंने जो दी फहरिस्त, उनमें इनके नाम शामिल हैं, उनके घर वालों के भी। बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब, आपने बहुत डिटेल में और बड़े अच्छे तरीके से इन बदमाशों के हवाले से बताया, और जो पैगाम दिया आपने वो भी बहुत मुस्बत और बहुत अच्छा पैगाम है। अंदरून लोहारी गेट के जो करैक्टर मैंने आपके साथ शेयर किए, उसमें बानो सूत्रवाली, उसके बेटे आतिफ चौधरी, हनीफा बाबा, इनकी ज़िंदगी, मुजरिमाना ज़िंदगी किस तरह से गुजरी वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, अंजाम क्या हुआ, और फिर इनके जो ख़ानदान के लोग हैं उनके साथ क्या क्या जलालतें जो हैं वो होती रहीं, और फिर इन करैक्टर्स के जो अंजाम हैं उनसे हम क्या सबक सीखते हैं। इसमें हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खुर्रम पाशा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनके वालिद साहब जो थे वो भी बहुत माने ताने सहाफ़ी थे, मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है। खुर्रम पाशा मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और ख़ासकर क्राइम की फ़ील्ड में बहुत वसी तजुर्बा है इनका, और बड़ी वर्किंग है इन जुराइम पेशा जो ये किरदार हैं। इस हवाले से हम खुर्रम पाशा से पूछते हैं कि वो बताएं कि ये करैक्टर्स जो मैंने उनके साथ शेयर की हैं, जो नाम बताए हैं, उनके मुतल्लिक वो क्या बताते हैं हमें। जी खुर्रम, बताइएगा ज़रा। अच्छा आमिर भाई, अभी आपने ख़ुद ही बात की, सबसे अहम पॉइंट इसमें यही है कि हम लोग इन मुजरमाना शख्सियात के अंजाम से सबक हासिल करें, और हमारी जो न्यू जनरेशन है कि जो बदमाशों को बहुत अपना आइडियल समझती है, इनमें से आप जो जितने करैक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, आप देखें वो किस मौत मारेगी। अच्छा, उसके बाद जिस वक्त इनकी मुजरमाना ज़िंदगी चल रही थी, ठीक है, बड़ा नाम था, एक इनका खौफ था, दबदबा था, लेकिन जब पुलिस इनके पीछे लगी थी तो इनकी फैमिलीज़ का हाल क्या हुआ था। जब ये लोग अगर जेलों में थे तो पीछे से इनकी फैमिलीज़ के साथ क्या बीतती थी। उस वक़्त फिर इन बदमाशों की इज़्ज़त, शर्म, गैरत कहाँ जाती है। और ये सूरत हाल आज तक जारी है कि जिन लोगों की मुजरमाना ज़िंदगी है, कभी आप जेलों के बाहर जाके देखें कि उनकी माँ, बहन, बेटियाँ किस तरह ज़लील ख्वार हो रही होती हैं। तो ये कोई आइडियल शख्सियात नहीं होते। अभी आपने तो ये 2-4 करैक्टरों की बात की है ना, आप जगह गुजर से शुरू हो जाएं कि जिन्होंने या जिसने लाहौर में एक जगह डेस्क की बुनियाद रखी थी, आप उसके अंजाम से देखें कि पुलिस मुकाबला अंजाम हुआ। आतिफ चौधरी का क्या अंजाम हुआ, पुलिस मुकाबला अंजाम हुआ। बाबा हनीफे का क्या अंजाम हुआ था, पुलिस मुकाबला अंजाम हुआ। तो कहाँ गए वो खौफ, कहाँ गई वो उनकी एक दहशत कि वो जिसको फ़ोन करते थे कि वो काम जाता था। ठीक है, अभी आप ये बानो सूतर मंडी वाले का जिक्र कर रहे हैं, तो ये कोई हमारे लिए आइडियल करैक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, हम इनकी मुजरमाना ज़िंदगी ज़रूर बयान करते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा ज़ोर हमेशा किसी भी जराइम पेशा शख्स के लिए होना चाहिए कि उसका अंजाम क्या था। अंदरून लोहारी की बात कर लें या ओवरऑल आप अंदरून शहर की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं कि जुराइम पेशा सरगर्मियों का वो गढ़ है हमेशा से। एक तरफ अगर वो जुराइम पेशा सरगर्मियों का गढ़ है, तो दूसरी तरफ वो कारोबारी हवालों से भी सोने की चिड़ियाँ हैं वो इलाके। और आज तक वहाँ पे चुदराहट की जंग भी है, वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियों के रोले भी निकले। और आपको ये भी, अगर वो फिर बात किसी और तरफ चली जाती है, तो उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी चुदराहट की जो जंग थी वो बढ़ी, और आज भी ये सिलसिला वहाँ पे जारी है। लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो इन करैक्टर्स को आइडियल समझती है, या हम लोग भी इनके कारनामे बयान करते हैं, मैं तो समझता हूँ हमें इनके कारनामे नहीं बनाने चाहिए, इनके भयानक अंजाम ही बताने चाहिए। बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही होता है कि इनका अंजाम क्या हुए, इनके ख़ानदान, इनकी इज़्ज़तें, इनके घर वाली ख़वातीन ख़ासकर उनके साथ क्या सलूक होता रहा। हमारा मकसद नौजवान नस्ल को यही बताना है कि इनसे सबक लिया जाए। और ये तो चले कई साल पुरानी है ना, इनके बाद भी कई करैक्टर अंदरून शहर से निकले। शूटर्स की एक बड़ी तादाद आपको पता है अंदरून शहर से निकली। वहाँ पे आज भी बड़ी दलेरी पाई जाती है नौजवान लड़कों में। वहाँ अगर ये CCD का खौफ ना हो, तो आपको भी पता है कि अंदरून शहर में न्यू जनरेशन में से भी कौन कौन से वहाँ पे लोग मौजूद हैं। ठीक है, और सिर्फ इन करैक्टर्स की बात नहीं, इन करैक्टर्स के बाद कई करैक्टर्स आए
कि उनका अंजाम भी देख लें, या वो कत्ल कर दिए गए या वो मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए। मैं एक लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल करता होता हूँ कि जो अपने आप को बदमाश समझता है ना, पुलिस से बड़ा बदमाश कोई नहीं है। वो कानून सीसीडी ने साबित भी किया है। किया है, और उससे पहले भी देखें, सीसीडी से पहले क्या पुलिस मुकाबले नहीं थे होते? जिस वक्त आतिफ चौधरी का पुलिस मुकाबला हुआ या बाबा हनीफे को मारा गया, उस वक्त तो सीसीडी नहीं थी, लेकिन थी तो पुलिस थी ना, पॉलिसीज तो थी। जग्गा गुज्जर को जब मारा गया था तब तो सीसीडी नहीं थी, लेकिन पॉलिसीज पुलिस मुकाबले की वो आज की थोड़ी हैं। हाँ, सीसीडी के आने से ये हुआ कि पुलिस मुकाबलों की रफ्तार अंधाधुंध हो गई, नॉन स्टॉप हो गई, रोज़ाना की बुनियादों पे हो गई, और एट ए टाइम पूरे पंजाब में ये सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए सीसीडी का खौफ कुछ ज़्यादा हो गया, और उसके साथ साथ जो हाल सीसीडी कर रही है इन बदमाशों का, इन कानटूटों का, इन शूटर्स का, वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। अभी एक चीज़ आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं इंकशाफ ज़रूर करूँगा कि जो लोग इन बदमाशों को आइडियल समझते हैं या जिनको अभी सीसीडी का खौफ नहीं है, तो वो सिर्फ़ एक सर्वे कोट लखपत जेल लाहौर का और कैंप जेल लाहौर का ही करके वहाँ से ये फ़िगर मालूम कर लें कि हाफ फ्राई हुए जो लोग अंदर इस वक्त इन 2 जेलों में, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, कि वो किन हालात में हैं, उनकी टांगों का इस वक्त क्या हाल है, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से वो एक अज़ियतनाक ज़िंदगी जो है ना बसर कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ उस जुराइम पेशा ज़िंदगी का कि आज आप चलने फिरने से भी कासिर हो गए हैं। ना सिर्फ चलने फिरने से कासिर हैं, बल्कि एक तकलीफ़ और अजियत की लाइफ गुजार रही हैं, और आपकी फैमिलियाँ बाहर जेलों के बाहर धक्के खा रही होती हैं। तो उसमें जो बड़े बदमाश बनते हैं, वेपन रखे हुए, किसी को मतलब कमज़ोर को तो कुछ समझते नहीं ना, फिर जब पकड़े जाते हैं ना, तो जेलों के बाहर अपनी माँ बहन बेटियों का हाल देख लिया करें। अपनी इज़्ज़त और गैरत का ख्याल उन्हें होना चाहिए, फिर ही वो बदमाशी की तरफ जाएँ। खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अच्छे तरीके से आपने ब्रीफ़ किया हमें। बिल्कुल जी, ये जो बदमाश हैं, इनकी ज़िंदगियों के हवाले से अगर आप देखें तो अगर आप सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया तो आपको बहुत चार्म नज़र आता है, लेकिन उनके ख़ानदानों, ख़ासकर ख़वातीन की मैं बात करूँगा कि उनकी बहू, बेटियाँ, माएँ, बहनें, उनके साथ पुलिस और माशरे के वो किरदार जिनके साथ उन्होंने ज़्यादतियाँ की हों, वो क्या सलूक करते हैं। सिर्फ़ इस चीज़ को सोचें, उनकी मौत किस तरह से हुई, किस खौफनाक तरीके से हुई, उस अंजाम को देखें, तो आप मेरा ख़्याल बिल्कुल भी इन करैक्टर्स को अपना आइडियल नहीं समझेंगे या उन जैसा बनने की कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। शराफत की ज़िंदगी से बेहतर कोई ज़िंदगी नहीं है। अपने बीवी बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ जो वक्त आपका गुज़रे, वही वक्त सबसे बेहतरीन आपकी ज़िंदगी का वक्त है। प्रोग्राम बेनकाब में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।